गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान के प्रश्नोत्तर, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय की किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी विषय के अध्याय 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो कि एक साक्षात्कार है जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है। इसके सभी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। वे कथक के लालित्य के कवि हैं। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। इसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देख इनकी महान प्रतिभा का अंदाज़ा लगाना कठिन है, किंतु बात करते उनका ना जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक वह कौंधता सा है उनकी आँखों में और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आँखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत कंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोडस्थ अंतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। रश्मि वाजपेयी कहती है, अपने बारे में कुछ बताएं। तो बिरजू महाराज कहते हैं, जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। घर में आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी। अम्मा तब 28 वर्ष लगभग रही होंगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी रामगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे। पहले रामगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर आए। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था जाकर, पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था, चूड़ीदार पैजामा, साफा, अचकन पहनकर। अम्मी जी बेचारी बहुत परेशान। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज़ हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए।
नवाब साहब बहुत नाराज़ कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। यहाँ से फिर निर्मला जी जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र में जुबाली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यह हॉल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में ना जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया। अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। यूँ मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़े का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था, जैसे दिग दिग थेई ता थेई। मैं अंदाज कर लेता। यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी। बाबूजी के साथ मैं रोज़ आता था। हालांकि लौटते मुझे नींद आ जाती थी तांगे में। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक़ था। एक बार हैट पहने तांगे में लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया झंडे वालान के पास। उस समय यूँ भी डर लगता था। पहाड़ी में रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देकर पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे। लेकिन कपिला जी, लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा, पहले हम लोग जो है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है बाद में हम लोग ये वाला पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो और मास्क लगाए तो सुनते थे, तो ऐसे परन कीर तक धुन धुन नातिकता धीनता ये पढ़ने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनता। उनको दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ रहे। कुछ दिन फिर लखनऊ आ गए। 2-3 महीने यह स्वतंत्रता थी। रामपुर हैं तो दिन लगता मैं भी ऐसा करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटामारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। अब हम लोग ये वाला पार्ट को पहले पढ़ लेते हैं। श्याम 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 है वृक्षन की पतियन में, फूलन की कलियन में, पावन के झकोड़न में। श्याम 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 है गुनियन के तालन में, गायन के स्वरन में, कवियन के हृदय में। श्याम 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 है याही ब्रज श्याम तोसों, अरज करे कर जोड़ों, अंत हूँ शरण पाऊँ, श्याम 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 है। तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जैनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि।
इनमें मुझे ज़रूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश। चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। उस समय मैं 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी ज़िंदगी के। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था, चाचा जी खाते थे। तो कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा। जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल का कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब ये शायद 28 से 30 साल के थे, तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर कंपनी में। 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हुई। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। वे 54 साल के थे। लू लग गई थी उन्हें, और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बताया था उस समय, क्योंकि उन्हें बुखार था। लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। वहाँ से हम लोग लौटकर आए तो 16 से 20 दिन रहे। वो कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहता नहीं हूँ। वो भी छिपाते रहते थे। उन्हें भी शुगर था, तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल आए। जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले, और सब ही प्यार करते थे उन्हें। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली। गंडा भी बांधा उन्होंने मुझे। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा, गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने और कहा, इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ और इसने मुझे नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और गजत कहार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। तो बाद में हम लोग जो है ये वाला पार्ट को पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है ये वाला पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो शागिर्द मैं बाबूजी का हूँ। फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक समझ में नहीं आया। उनके मरते ही हम लोगों के बहुत खराब दिन शुरू हो गए। उधर शंभू महाराज जी का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई। यह सब उसी समय की बात है। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही साथ पिताजी बहुत दुखी रहते थे। उनसे उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए, उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गई। आज प्रिय श्यामा श्यामा भई, एक अजूबा देखी सखी मैं, अति सोचकित भई। आँख ही भरी भरी कान्हा राधिके, एकल रूप भई। ले कान्ह की बांसुरी अपने करहूँ लई, बार बार ले अधर लगावती, बंसी तान भई। निरखत छवि वज्र श्याम रंग सो, राधा श्याम भई। बांसबरेली भी उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए
कहीं से तो बहुत है। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था, कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे, मतलब 100 लिए 200 दूंगा कहकर। यह उनकी अजीब सी आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की। मैंने आर्य नगर में पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता, और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग काट लेते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं। एक सीताराम बागला करके लड़का था, अमीर घर का, उसे मैं डांस सिखाता और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ, चिंता कहाँ, अम्मा कहाँ, 50 रुपये की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाया। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था शुरू से। नेपाल भी इस दौरान गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ झुमक लाल करके, तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था। वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, जयपुर भी गया मैं, वहाँ भी कोशिश की। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे, ऐसी हालत थी। हम लोग रहते एक मकान में थे, पर ऊपर नीचे। चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते, चाचा अलग, और वे मारा पीटी बहुत करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कापिला जी अचानक लखनऊ पहुंची मालूम करने की लड़का जो है वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहकट हो गया, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कापिला जी मुझे संगीत भारती, जो हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी था, वहीं संगीत भारती हो गया था, लाई। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये मिलते थे और रहता था दरियागंज में। एक दुचती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता नहीं था, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। एक टेबल फैन ले लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था, कभी रीगल पर और तो कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास। तो 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। एक से खंबे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही। शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका 10वां किया जा सके। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैंने 2 प्रोग्राम किए और उन 2 प्रोग्राम से 500 इकट्ठे हुए तो 10वां और 13 की गई। बाहर मित्रों आदि को भी शायद अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि घर की ऐसी हालत है। जो भी हो,
यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना और उनसे ही 10वां 13वीं का इंतज़ाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया। मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून ऐसी जगह। लखनऊ से वहाँ गया। नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से होता। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भारतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी करना का सोलो करवा दो, बस वही काफ़ी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। पहले हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने में अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया बस ऐसे ही। तब शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी जो मेरे पास अभी भी है और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपये की। संगीत भारती के पास पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली थी। 12 खंबा रोड पर 2 बच्चे थे, मिकी और अनु। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा मैं, अनबैलेंस होकर। साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी, बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। अब हम लोग ये वाला पार्ट को पढ़ लेते हैं। बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए काव्यांश। स्थिति नहीं, गति नहीं, मुद्रा नहीं, ना ही भंगिमा, लय में लयमान सृष्टि, कथाकृत मूर्तिमान। बजते हुए घुंघरू नहीं, पूरा का पूरा अंतरिक्ष घूमता, चमकते नक्षत्रों का अंकुरित भाव में सवेरे जाते, जमीन पर सुरमय सूक्ष्म सुरों के गणित रूप अगाध। पैर महज चलते नहीं, भाषाएं बेबस जहाँ, वहाँ से आगे बढ़ हमें रंगते रचते गाते, आत्मा को संवारते, अवतार लेते, लीला कमल बनते बनाते। भाषा अनंत की यह कैसी है, चरणों की चोरी है, ध्वनियों के छवि गृह में शाश्वती दीपित है हृदय शिखा। श्री राम वर्मा द्वारा लिखा गया। श्री राम वर्मा द्वारा है। खैर भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेला वाली क्लास, जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाइयाँ बल खाती कि कोई आवे तो उसे दूं। पर वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियाँ समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आवेंगी। यहाँ काहे को आवेंगी, यहाँ काहे को आएंगी। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। खैर उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सिखाया, इसलिए भी कि हमको तो
और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं कि इनको तैयार करेंगे। वे तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ थी लड़कियाँ अट्रैक्ट हुई और हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम ज़रा अच्छी थी मेरी। बस उसके बाद से बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था, जबकि मज़ेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था अंदर अंदर। और वे कहते थे, अबे जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी वह कौन सा मूवमेंट सिखाया था? तो मैं कहूँगा वो वाला, और फिर तू बना लीजो अपने आप। बस तो बनाता मैं था। और बरखा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए साल 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था। नाना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। केशव भाई और मैं साथ रहते थे, सूप आदि पीते थे। ये बेचारे बनाते थे, मुझे तो वह भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही मेरी देखरेख करते थे। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ है वहाँ से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतनी कि तमाम अखबारों में मैं छप गया एकदम। और वहाँ से दूसरे डांसर्स थे तमाम, उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ कर ही डाला है। मतलब वहाँ से लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का। पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रजनारायण ने बुलाया, वह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई और उन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था मद्रास। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना बगैर नागा। चाहे बुखार चढ़ा है, चाहे खांसी आ रही है, सुबह 5 बजे से रियाज 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह की। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया, मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके क्या करता था। जब बाद में थक जाऊं मैं तो जो भी साज हाथ आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं। मतलब रिलैक्स होने के बाद सितार भी मैं बहुत बजाने लगा था, अच्छा खासा, हाँ खूब जोरों से। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी मिजराव की वजह से, तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस में, कि 2 आंखें दिखेगी। तो मैंने सितार छोड़ दिया, गिटार बजाने लगा। ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा। फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, मतलब शौक के मारे बजाता रहा। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ, वे नीचे गुनगुना रहे हैं तो शौक उसका भी रहा। फिर सरोद भी चलता रहा। खैर सरोद तो अभी भी मेरा शौक है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ, हारमोनियम थोड़ा बहुत, लहरा बजाने के लायक बहुत शुरू से बजाता हूँ। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को
खुश किया करता था जब मैं छोटा था। और एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना वाना भी खिला देती थी। सिंधी फैमिली थी, वे बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब हमारी हालात भी ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर फिर उसके बाद तो तमाम फिर यहाँ काम करने लगे नए नए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है आपको कि कितने बैले किए, दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल और फिर विदेश टूर भी शुरू हो गए। रूस पहला हमारा ट्रिप था जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। रश्मि वाजपेयी तब कहती है, आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तब बिरजू महाराज कहते हैं 27 साल का था तब मैं, बहुत छोटे में ही मेरी सब चीज़ बहुत छोटे में जल्दी जल्दी हो गई। रश्मि वाजपेयी कहती है, आपकी शादी किस सन में हुई? तब बिरजू महाराज कहते हैं, ओ माँ, मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी करें। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर ही गए, उनका क्या होगा पता नहीं। उस घबराहट में शादी कर दी, पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा। एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई और शायद नौकरी मैं नहीं भी करता, अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था। लेकिन इन पाबंदियों ने, शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं अपना अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंस बन सकता था, बम्बई जाकर। और लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है कि बम्बई भाग जाओ, पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि ये ठीक नहीं है, अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा किस्सा, फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रिसेंस किया था। उसके बाद से भी मेरी एक बड़ी खास आदत रही है, जैसे कि मेरे बाबूजी की भी थी, कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, यह कोशिश है। पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए तब। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है, उस लड़की को नहीं सिखाना है। यह मेरे भेद नहीं है, मतभेद बिल्कुल नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी। फिलहाल डिटेल में तो पता नहीं, बहुत कुछ है। रश्मि वाजपेयी कहती है, अपने शागिर्दों के बारे में बताएं, कौन है ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे? तब बिरजू महाराज कहते हैं, शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम हो इतने अरसे से किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से, तो हम कहेंगे यह कि शाश्वती लगी हुई है 15 से 20 साल से। और कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों में वेरोनिक भी तरक्की कर रही है। उधर फिलिप मैकलिनटॉफ था, वह चला गया, बहुत अच्छा। वह इस वक्त
अच्छा होता। लाजवाब उसकी फिर तमन्ना है, फिर उसके आके सीखे मुझसे बाकी तीरथ प्रताप प्रदीप ये लोग नाम किए हैं। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं। अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं जो कि उसे आगे बढ़ाए, बहुत कम हैं। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाली सामने आने वालियों में शाश्वती है ही। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर की नहीं है, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत से लोग अभी भी सीख ही रहे हैं और लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए कृष्ण मोहन राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी है। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा है, हुक्म दे दिया है तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे। उस तरह का त्याग नहीं है, उतनी शक्ति ही नहीं है। मौज लेते हैं, नाचते हैं तो उसे भी एक एंजॉय सोच कर लेते हैं। क्योंकि देश विदेश तो मैं बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, वर्मा। तब रश्मि वाजपेयी कहती है, इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद आती है? कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगे कि हम? तब बिरजू महाराज कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। जैसे लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ही ज़रूरी था, और एक दफ़ा अमेरिका में 2-4 जगह, वहाँ भी कामगी हॉल में हम नाचे थे। बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का, आंखें उसकी फटी हुई, एकदम अंदर आया हाँफते और कांपते हुए। मैंने सोचा जाने क्या हुआ उसको, तो मैंने कहा, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? यस यस। अब बेचारा बेहाल हो गया। अब लड़का तक बेहाल हो नाच देखकर। तो यह जरा मज़ेदार बात है। पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी ही आवाज़ आए, सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। उसके बाद से तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी खरीदा, फिर चला नहीं। हम लड़ गए खंभे में अपने आप ही, फिर डर के मारे मोटर खरीदी पुरानी, 2-4 दफ़े पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर नई एम्बेसडर, फिर उसको बेचकर नई फिएट खरीदी। अब दूसरी फिएट है। अब तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी सुविधा है, काफ़ी कृपा है उनकी। लोग प्यार करते हैं मुझे बहुत, और मैं उस प्यार की वजह से ही इतना बढ़ा हूँ। क्योंकि रश्मि वाजपेयी कहती है, आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है। तब बिरजू महाराज कहते हैं, अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मा जी ने तो शुरू से उन बुजुर्गों की तारीफ कर कर के मेरे सामने हरदम की, बेटा वो ऐसे थे, उनको कम से कम इतना नाम तो याद था उन बुजुर्गों का। अभी आप दूसरे किसी से पूछें घर में तो उन्हें नाम भी नहीं मालूम था कि कौन थे। चाची शंभू महाराज की पत्नी से आप पूछें महाराज बिंदादीन के बाद पहले और कौन थे, तो उनको नहीं मालूम।
ठुमरियाँ भी मैंने उनसे सीखी, मेरी वाकई में गुरुआइन थी वो। माँ तो थी ही, गुरुआइन भी। और जब भी मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। जब भी वो नाच देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाबूजी वाला ढंग है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो कहती नहीं बेटा नहीं, उन्हीं की तस्वीर हो, पर बैले वैले यह तो मेरा नया क्रिएशन है। वो हरदम ऐसे ही कहती रही। और लखनऊ के जो बुजुर्ग थे उनसे भी गवाही ली मैंने, चेंज तो नहीं लग रहा है। नहीं बेटा वही ढंग है, और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग वैसा ही है, बैठने का, उठने का, बात करने का, मतलब जैसा था उनका, बस यही। और जगहें तो बहुत थी आने जाने की। हम बहुत लोकप्रिय हैं बम्बई में, कोलकाता में, साउथ के लोग भी अब बहुत चाहते हैं मुझे। और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, पर दिल से अगर आप पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। वह यही कहेगा वो अच्छे हैं, मतलब अगर ईमानदारी से कहेंगे तो। और प्रोफेशनल जहां आता है तो चार जगह बुराई करेंगे कि उन्हें क्या आता है, वो तो ऐसे ही बेकार आदमी हैं। तो मुझे मालूम है इस चीज़ का, मुझे कोई द्वेष नहीं है शुरू से किसी के बारे में। जो करता है बढ़िया करता है, बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा, बस यही खास आदत है। तब रश्मि वाजपेयी कहती है आपको मंच पर कुछ अनुभव या स्मरण बचपन के या ऐसे अनुभव जो याद आते हों। तब बिरजू महाराज कहते हैं अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा हैं, इतना की गिनती करना मुश्किल है। और उस ज़माने में रामपुर नवाब के महल में भी नाचा हूँ, नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ, और ज़मींदारों के यहाँ भी नाचा हूँ। जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनता रहता हूँ कि जहाँ महफिल भी लगी है कि लड़का नाचेगा, जरा चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ तो सब खिसक जाएं। तो नीचे गलीचा, गलीचे पर चांदनी, और चांदनी गलीचे के नीचे ज़मीन पर कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर खांचा है, मतलब यह सब नहीं, कौन परवाह करे। आजकल हमारे नए डांसर हैं कि स्टेज बड़ा ख़राब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोगों को यह सब सोचने का कहाँ मौका मिलता था। अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोचो ना, एयर कंडीशन ना कुछ, वो बड़े बड़े पंखे लेकर जो नौकर चाकर थे वो हाँकते रहते थे, उनसे भी हाथ बचाना पड़ता था नाचने में, उससे ना लड़ जाए कहीं। दूसरे की गैस लाइट जल रही है, उसकी भी गर्मी। तब रश्मि वाजपेयी कहती है अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम। तब बिरजू महाराज कहते हैं दिन में भी होते थे। भैरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था, यह कायदा था कि रात को 1:30-2 बजे तक तो चलता था नाच वाच, उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो हुआ, ठुमरी भाव पर विशेष। दूसरे दिन 10 बजे की महफिल, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का एक प्रोग्राम कहलाता था, तो उससे समापन होता था, माने टोटल प्रोग्राम। यानी डांसर आया है तो सुबह से लेकर शाम तक। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर भी टॉपर्स एकेडमी नंबर 1 चैनल पर है। आप प्रश्नों के उत्तर को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज़ के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं।